हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक क्या है, चेक के मेन सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं और डेली लाइफ में चेक का यूज़ करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि यूज़ कैश विड्रॉल, बैंक ट्रांसफ़र, क्लियरिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, टैक्स पेमेंट, डीडी बनाने के लिए या फिर इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र्स या फिर इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स जिनमें कि क्लियरिंग, आरटीजीएस और नेफ्ट ट्रांजैक्शन शामिल हैं, इनके लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चेक में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली पार्टी है ड्रॉर। तो ड्रॉर फ्रेंड्स वो पर्सन होता है जो कि चेक को साइन करता है या फिर जो चेक के बिहाफ पर पेमेंट करता है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा चेक यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इस चेक में यह वाली जो फील्ड है ये ड्रॉर सिग्नेचर्स की फील्ड है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन जो है इस चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करना चाहता है, चाहे वो सेल्फ को या फिर किसी थर्ड पार्टी को, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। जैसे मैंने इस चेक में जो ड्रार है उसका नाम राम एज्यूम किया है, तो मिस्टर राम जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड जो पार्टी है इस चेक में वो है पे। पे को हम बैंकिंग टर्म्स में बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं। बेनिफिशियरी फ्रेंड्स वो पर्सन होता है जिसके फेवर में चेक को राइट किया जाता है, यानी कि चेक का पेमेंट जो है जिसके लिए इशू किया जाता है। अब फ्रेंड्स, पे जो है वो खुद कस्टमर जो यानी कि जो चेक होल्डर है वो खुद पे ही उसका हो सकता है। उस केस में कस्टमर जो है चेक को सेल्फ की फॉर्म में लिखेगा, और अगर जो पे है वो थर्ड पार्टी होती है उस केस में जो ड्रार है वो पे के आगे उस पर्सन का नाम या फिर उस फर्म का नाम लिखेगा जिसके फेवर में वो पेमेंट करना चाहता है। जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टर अमित का नाम लिखा है। इसके अलावा मिस्टर राम जो है फॉर एग्जांपल किसी फर्म के फेवर में पे करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर M&M कंपनी लिमिटेड लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं तीसरी पार्टी की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरी पार्टी जो कि चेक पेमेंट में आती है वो है ड्राई। जैसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक लिया हुआ है, तो इस केस में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो ड्राई पार्टी है, यानी कि ड्राई वो पार्टी है जो कि पेमेंट करती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, या फिर आपको चेक का जो पेमेंट है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रार, ड्राई और पे, आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले फील्ड की तरफ। फ्रेंड्स, चेक जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर काउंट किया जाता है। अब नेगोशिएबल का मीनिंग यह है फ्रेंड्स कि आप जो चेक जो है उसको एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द वे ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या है ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेक जो है एक लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, लीगल टेंडर का मीनिंग ये है कि अगर बैंक जो है जो चेक की बेसिक फॉर्मेलिटीज से सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि चेक का जो बेसिक क्राइटेरिया है उससे अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, जिस वे में चेक जो है बैंक के सामने कस्टमर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर बैंक जो है उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो चेक पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, कोई भी चेक जो है वो उसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 मंथ्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग ऑफ चेक। ठीक है, इस चेक में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाली जो फील्ड है यह डेट का फील्ड है। मान लीजिए आज की तारीख है 20 मार्च 2022। अगर मैं 20 मार्च 2022 को यह चेक लिखता हूँ या साइन करता हूँ, तो इस चेक की जो इफेक्टिव वैलिडिटी है वो आज से नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, यानी कि आज की डेट से अगले 90 दिन तक यह चेक जो है वो वैलिड रहेगा। और इस ड्यूरेशन में कस्टमर जो है सेल्फ मोड में या फिर थर्ड पार्टी जो है इस चेक को कभी भी जाकर एन कैश या फिर बैंक ट्रांसफ़र मोड में पे करा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फील्ड है इसमें जो पहले 6 डिजिट्स हैं ये इस चेक के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर बैंक्स में जो चेक का जो बेसिक फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। फर्स्ट 6 डिजिट्स जो हैं वो आपका चेक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो 6 डिजिट्स हैं वो आपका MICR कोड
रिप्रेजेंट करते हैं। MICR का मीनिंग है फ्रेंड्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR कोड जो है वो बैंक्स यूज़ करते हैं वाइल मेकिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स लाइक क्लियरिंग, RTGS एट्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इस MICR कोड में पहले 3 डिजिट्स जो हैं वो आपकी सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो आपके बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो आपके ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाला जो फील्ड है जहाँ पर 31 लिखा हुआ है, 31 का मीनिंग है फ्रेंड्स ये जो कोड है ये आप डिस्प्ले करता है कि ये जो चेक है ये सेविंग अकाउंट्स के अगेंस्ट इशू किया गया है। 31 नंबर जो कोड है वो सेविंग अकाउंट के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर यह चेक जो है वो करंट अकाउंट के अगेंस्ट यूज किया जाता है तो उसके लिए हम 29 नंबर कोड यूज़ करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, और अगर यहाँ पर 30 नंबर कोड लिखा होता है तो इसका मीनिंग है यह चेक जो है करंट CC लिमिट के अगेंस्ट इशू किया गया है, यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट इशू किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि फ्रेंड्स एंडोर्समेंट क्या होता है और एंडोर्समेंट कैसे की जाती है। फ्रेंड्स एंडोर्समेंट का मीनिंग ये है कि जो ड्रार जो है वो अपने अलावा किसी भी थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर रहा है उसके बिहाफ पर चेक का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस पॉइंट को समझने के लिए देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे मिस्टर राम जो है वो इस चेक के होल्डर हैं, उन्होंने यहाँ पर साइन कर दिया है और वो चाहते हैं कि इस चेक का जो पेमेंट है वो मिस्टर अमित को किया जाए। तो मिस्टर राम जो हैं यहाँ पर अमित का नाम लिख दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर अपने साइन मिस्टर राम ने कर दिए हैं। अब वो बैंक को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप मिस्टर अमित को पेमेंट कर दीजिए 1000 रुपीज़ की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दोनों तरफ जो अमाउंट है डिजिट्स में और वर्ड्स में लिख दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं मिस्टर राम जो है वो चेक के बैक साइड पर एक साइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, और साथ में ही वो मिस्टर अमित के सिग्नेचर्स करवा कर, ठीक है, कुछ इस तरह से मिस्टर राम ने अमित के सिग्नेचर्स जो हैं वो यहाँ पर करवा लिए हैं, और इसके नीचे उन्होंने एक सिग्नेचर्स करके बैंक को डायरेक्ट किया है कि आप मिस्टर अमित को पेमेंट कर दीजिए जिनके सिग्नेचर मैंने इस तरह से अटैच किए हुए हैं। इसका मीनिंग ये है कि मिस्टर अमित जब इस चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट होंगे तो जो बैंक ऑफिशियल्स हैं वो मिस्टर अमित के बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर, यानी कि आधार, पैन, वोटर ID, कोई भी बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ, उसके साथ साथ वो मिस्टर अमित के सिग्नेचर्स को भी अटेस्ट कराएंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ बैंकर्स जो हैं वो बैंक ऑफिशियल जो हैं मिस्टर अमित के सिग्नेचर्स यहाँ करवा कर देख सकते हैं 1 2 3 बार। अगर तो मिस्टर अमित के सिग्नेचर्स उन सिग्नेचर्स से मैच हो जाते हैं तो इस केस में पेमेंट जो है कंफर्म हो जाती है। ठीक है, और बैंक जो है मिस्टर अमित को पेमेंट कर देगा। इस प्रोसेस को जहां मिस्टर राम ने मिस्टर अमित के सिग्नेचर्स को अटेस्ट किया हुआ है इसको एंडोर्समेंट कहा जाता है, यानी कि मिस्टर राम ने, यानी कि जो ओरिजिनल होल्डर ऑफ चेक है, उन्होंने नेक्स्ट पार्टी को ऑथराइज कर दिया है उनके बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। इस प्रोसेस को एंडोर्समेंट कहा जाता है। एंडोर्समेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें, एंडोर्समेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द पावर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि फ्रेंड्स हमें चेक को लिखते हुए या फिर चेक को साइन करते हुए किन किन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चेक की बेसिक फील्ड्स के बारे में तो हम सभी जान गए हैं। ये फर्स्ट 6 डिजिट्स जो हैं ये चेक नंबर है, नेक्स्ट जो 9 डिजिट्स हैं ये MICR कोड है। यह वाली फील्ड जो है फ्रेंड्स, यह जो अमाउंट जो है उसको हम यहाँ वर्ड्स में लिखते हैं, और इस वाली फील्ड में हम अमाउंट को डिजिट्स में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला रूल जो है कि अमाउंट जो है डिजिट्स और वर्ड्स दोनों में मैच होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1000 डिजिट्स में लिखा हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इसी अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में रिप्रेजेंट करूँगा 1000 ओनली। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ गलती से 1100 ओनली लिख देता हूँ तो इस केस में अमाउंट जो है हमारा वर्ड्स और डिजिट्स में मिसमैच हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि बैंक इस चेक को बाउंस कर देगा या फिर आपकी पेमेंट को रिफ्यूज़ कर देगा। ठीक है, और इन सर्टेन केसेस जो हैं अगर इस चेक को आप क्लियरिंग में प्रेजेंट करते हैं उस केस में बैंक आपको एक अप्रोप्रिएट पेनल्टी भी चार्ज करेगा। ठीक है, वो हर बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स कि चेक को लिखते हुए
सिग्नेचर्स या फिर अमाउंट या फिर पे फील्ड में किसी भी तरह की कटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, चेक को लिखते हुए सिग्नेचर्स, अमाउंट, अमाउंट डिजिट्स में और वर्ड्स में, और थर्ड चीज पे, इस फील्ड में किसी भी तरह की कटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो बैंक्स जो हैं डेट फील्ड में भी कटिंग को अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जब कस्टमर जो है खुद बैंक में प्रेजेंट होकर पेमेंट के लिए प्रस्तुत हुआ है, उस केस में वो बैंक ऑफिशियल के सामने अगर इन केस अगर उनसे चेक की डेट राइटिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो उस डेट को करेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल सिग्नेचर्स। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैंने अगर यहाँ गलती से डेट कुछ और लिख दी है तो मैं बैंक ऑफिशियल्स के सामने इस डेट को रेक्टिफाई कर सकता हूँ और साथ में यहाँ पर मैं अपने साइन भी कर दूँगा। ठीक है, इस केस में बैंक जो है डेट में करेक्शन को अलाउ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक के ऊपर वाले हिस्से पर आपका जो ब्रांच कोड वो लिखा हुआ है, और अगर आप अपना IFSC कोड जानना चाहते हैं तो वो चेक के ऊपरी हिस्से पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि चेक का जो पेमेंट है वो कितने मोड में किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चेक को वैसे तो हम दो मोड में पे कर सकते हैं, या तो कैश मोड में या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, कैश मोड में कस्टमर जो है वो या तो खुद कैश का पेमेंट कलेक्ट कर सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर सकता है कैश पेमेंट कलेक्ट करने के लिए थ्रू द वे ऑफ एंडोर्समेंट। ठीक है, एंडोर्समेंट क्या है ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आप इस कैश को या फिर इस चेक को अकाउंट पे मोड में या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र मोड में पे करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है। फ्रेंड्स देखिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि चेक को आप दोनों तरीके से पे कर सकते हैं, या तो कैश मोड में या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र मोड में। अकाउंट ट्रांसफ़र मोड में अगर आप इस चेक को पे करना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं कर, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपने चेक के एक्सट्रीम लेफ़्ट जो टॉप कॉर्नर है वहाँ पर दो पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से ड्रा करनी है। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइंस का मीनिंग है कि अब जो ये चेक जो है ये अकाउंट पे ही हो गया है। अकाउंट पे चेक को बैंक कभी भी कैश मोड में पे नहीं करेगा। अकाउंट पे का मीनिंग है यह चेक जो है सिर्फ और सिर्फ अब जो भी पे है चेक का उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तो नॉर्मल प्लेन पैरेलल लाइन्स हैं, ब्लैंक पैरेलल लाइन्स हैं, इसका मीनिंग है जो भी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर रहा है यह पेमेंट जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इन केस अगर इन पैरेलल लाइन्स के बीच किसी कुछ इस तरह से अकाउंट पे ही लिखा हुआ है तो इस अकाउंट पे वर्ड का मीनिंग है कि यह चेक जो है स्ट्रिक्टली उसी कस्टमर के अकाउंट में पे किया जाएगा जिसका नाम पे फील्ड में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर तो प्लेन पैरेलल लाइंस लगाई गई हैं तो उसका मीनिंग ये है कि यह चेक जो है जो भी होल्डर होगा इस चेक का, जो भी पर्सन इस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा उसके अकाउंट में ही पे किया जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच में अकाउंट पे वर्ड का या फिर एंड कंपनी वर्ड का यूज़ किया हुआ है या फिर एंड बैंक वर्ड का यूज़ किया हुआ है तो इसका मीनिंग यह है कि इस चेक को स्ट्रिक्टली उस अकाउंट में उस कस्टमर के अकाउंट में पे करना है जिसका नाम बेनिफिशियरी या फिर पे फील्ड में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो मेन नोट करने वाली बात यह है फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चेक जो है वो उसका वैलिडिटी पीरियड है वो 3 महीने तक रहता है, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग उस चेक का जो वैलिडिटी है वो 90 डेज तक रहता है। आप डेट ऑफ राइटिंग से अगले 90 दिन तक उस चेक को कभी भी इन कैश या फिर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो चेक जो है वो बैंक की तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा पेमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो नोट करने वाला है फ्रेंड्स वो यह है कि अगर आपका चेक जो है किसी भी वजह से रिजेक्ट होता है और अगर फ्रिक्वेंटली किसी भी एनी रीजन से, और वो रीजन आपके हो सकते हैं कि आपका अमाउंट मिसमैच हो रहा है डिजिट्स और वर्ड्स में, या फिर कहीं आपका जो फंड्स इनसफिशिएंट हैं, या फिर कहीं डेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, उस केस में चेक जो है उसका पेमेंट बैंक के बिहाफ पर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा और आपका चेक जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, डिसऑनर कर दिया जाएगा। और बैंक जो है चेक रिटर्निंग के साथ एक आपको मेमो इशू करके देता है जिसके ऊपर चेक रिटर्न का रीजन लिखा होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपका चेक जो है बार बार रिटर्न हो रहा है
तो इस केस में बैंक जो है आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, जिसमें कि आपके अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है या फिर आपको एक नोटिस भी इशू किया जा सकता है। और साथ ही आपको सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर अप्रोप्रिएट पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको चेक के रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह के बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।